हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहित और जो चैप्टर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। मैंने डिटेल सिलेबस डिस्कशन किया है कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊंगा। ये आप मुझे पिछले जो लेक्चर है, जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा सिलेबस डिस्कशन का, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। मैंने उसमें बताया हुआ है कि हम किस किस तरह से जो JKSSB का सिलेबस है उससे किस तरह से डिफरेंट हम पढ़ाएंगे, क्योंकि JKSSB का जो सिलेबस है अभी न्यू सिलेबस नहीं आया, जो ओल्ड सिलेबस है वही चल रहा है। तो उसमें जो टॉपिक्स दिए हैं वो मेरे सिलेबस में कवर हो जाएंगे, उसके अलावा भी कुछ एडिशनल टॉपिक हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर जो आता है आपका वो बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आता है। उसमें सिर्फ उन्होंने सिलेबस में अगर उन्होंने लिखा है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड वो कुछ भी डाल सकते हैं। स्टेजेस ऑफ लिखा, स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो वो उससे रिलेटेड आगे पीछे से किसी भी बुक से कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है कि हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे, कि हम सबको एटलीस्ट टच करते हुए चलें, कि एंड में क्वेश्चन कहीं से आए तो आप लोगों को ये नहीं लगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए मेरा सिलेबस थोड़ा सा मैंने ऐड किया हुआ है, और जो हम करते हुए चलेंगे वो सिर्फ अब JKSSB के एग्ज़ाम के लिए नहीं, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा आपको। JEE सिविल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का हो चाहे JKSSB का हो, सब में काम आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है, स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन टीम क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन ओनर, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारे, और फंक्शंस क्या होते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ अरेंजिंग वेरियस एक्टिविटीज़ एंड ग्रुप ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ए कॉमन गोल। मतलब मैनेजमेंट क्या है हमारा, कि एक आर्ट है, एक कला है हमारी, जिसमें हम वेरियस एक्टिविटीज़ को और ग्रुप ऑफ पीपल को अरेंज करते हैं टू अचीव ए कॉमन गोल। हमारा कोई एक गोल हम सेट कर लेते हैं पहले, कि मान लो हमने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई एक सॉफ्टवेयर कोड करना है। चाहे एक छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक टेबल बनाना है, लकड़ी का टेबल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक्टिविटीज़ क्या क्या है हमारी, लकड़ी काटनी, हमने लकड़ी चीरनी है, लकड़ी को हमने प्लेन करना है, स्मूथ करना है, फिर फेविकॉल लगा के उसको जोड़ना है, कील मारने हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है हमारी। और उसमें काम किस किस लोगों ने करना है, कारपेंटर ने करना है, ओनर भी आएगा बीच में ऐड होगा, जो क्लाइंट है हमारा वो भी ऐड होगा। तो उनको अरेंज करना है एक ग्रुप में, और अचीव क्या करना है हमने, कॉमन गोल की हमने लकड़ी का एक टेबल बनाना है, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमने ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ और लोगों को हमने इकट्ठा किया और हमने अपना गोल अचीव किया। कॉमन गोल हमारा क्या था, वो लकड़ी का टेबल बनाना। ये एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कॉमन गोल कुछ भी हो सकता है, चाहे आप सॉफ्टवेयर कंपनी में किसी बड़ी कंपनी में चले जाओ, वहाँ पर एक चाहे आपको सॉफ्टवेयर रिलीज़ करना है, चाहे आपको एक गेम बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो वो थ्रू मैनेजमेंट ही होगा, वेरियस ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ही होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो रिलेटेड है हमारा है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में हमारा, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किसे कहते हैं हम, मैनेजमेंट तो आपको पता चल गया कि ये वेरियस एक्टिविटीज़ और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो मिला के हम बनाते हैं वो हो गया हमारा मैनेजमेंट। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या हो गया, सेम यही चीज़, वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल एंड एक्टिविटीज़ जब मिलती हैं एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए। लेकिन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में हमारा कॉमन गोल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो जब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हमारा कॉमन गोल होता है, उस केस में हमारा आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। रहता मैनेजमेंट ही है, लेकिन साथ में कंस्ट्रक्शन लग गया, तो दैट मीन्स हमारा जो कॉमन गोल हो गया अब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो गया। कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो बिल्डिंग का हो, चाहे वो ब्रिज का हो, किसी भी हो, अगर उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ और पीपल को इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो दैट इज़ हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आएगा। वो ये हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या लिख रहा है, क्या लिखा हुआ है मैंने। ये इसका जो डिटेल नोट्स मैंने बनाए हुए हैं बाय हैंड रिटन, वो भी आप लोगों को इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर देगा। अदरवाइज़ मैंने इसमें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा लेंथी नहीं लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक आइडिया हो जाए। क्योंकि वहाँ पर आपको डेफिनेशंस कोई नहीं पूछेगा, वहाँ पर आप लोगों को क्या पूछा जाएगा कि ये एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा कि अगर वेरियस ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को अरेंज किया जाए तो उसका क्या मतलब होता है, उसका ऑप्शंस क्या आते हैं, मैनेजमेंट आता है या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आता है, क्या आता है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या आता है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारा आता है लाइट कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है, वो इंडस्ट्री जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन का अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या आता है, लाइट, हैवी और इंडस्ट्रियल। अब लाइट में क्या होता है, लाइट हमारी वो इंडस्ट्री है जिसमें हम लाइट टिम्बर, स्टील, कंक्रीट, ये सब यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए। लेकिन वर्ड याद साथ में लग रहा है लाइट, मतलब कि हम लाइट वेट मटेरियल यूज़ करते हैं, लाइट टिम्बर, लाइट स्टील और लाइट कंक्रीट।
तो वो हमारा आता है लाइट कंस्ट्रक्शन में। इस लाइट कंस्ट्रक्शन में हमको एक्सटेंसिव प्लानिंग या अरेंजिंग ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये लाइट कंस्ट्रक्शन सिंपल एक दो लोगों के साथ मिलकर भी काम हो सकता है हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आ गया हमारे पास, हमने एक दुकान बनानी है, शॉप बनानी है छोटी सी एक, ठीक है, यहाँ एक छोटा सा ऑफिस बनाना है, ये हमारा लाइट कंस्ट्रक्शन में आ गया। इसके लिए हम लाइट टिम्बर और लाइट स्टील यूज़ करेंगे, तो वो हमारा आ गया लाइट कंस्ट्रक्शन में। फिर आता है हमारे पास हैवी कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा यूज़ होगा हैवी टिम्बर, स्टील, कंक्रीट या इनका मिक्सचर, या हैवी टिम्बर हैवी स्टील अलग अलग यूज़ करेंगे, या इन सबको ऐड करके हम कोई मटेरियल तैयार कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम हैवी टिम्बर भी यूज़ कर रहे हैं, स्टील कंक्रीट सब कुछ ही यूज़ होता है वैसे तो उससे हम कहते हैं हैवी कंस्ट्रक्शन। इसमें हमको एक्सटेंसिव प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, पहले से प्लान करके चलना पड़ता है हमको कि कौन सी एक्टिविटीज़ कब करेंगे। तो वो आ गया हैवी कंस्ट्रक्शन। उसमें हम आ गए, जैसे हमने शॉपिंग मॉल बनाना है, हॉस्पिटल बनाने हैं, एट्सेट्रा, ये सब आ गया हमारे पास हैवी कंस्ट्रक्शन में। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आता है जो हम इंडस्ट्री लेवल पे करते हैं, मतलब कि जहां पर हमने फैक्ट्रीज बनानी है, रिफाइनरीज बनानी है, ठीक है, पावर प्लांट प्रोजेक्ट बनाना है, पावर प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। ये सब जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के काम हैं, ये हमारा आता है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में। इसमें जो मटेरियल होते हैं वो होते वही यूज़ हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री लेवल पे होते हैं, मतलब उनकी क्वांटिटी और हैवीनेस जो होता है उनका वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारा आ गया इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लाइट, हैवी और इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन है। तो अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे कि पूछे कि अगर हमने एक स्मॉल ऑफिस बनाना है तो वो किस टाइप की कंस्ट्रक्शन में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट कंस्ट्रक्शन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम, स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हमारे क्या है। अब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हमारे स्टेजेस क्या क्या होते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हमारे स्टेजेस हैं, सबसे पहला होता है हमारे पास आता है कंसेप्शन, फिर आता है हमारे पास डिज़ाइन, फिर आता है हमारे पास एग्जीक्यूशन। ये इसी डायरेक्शन में चलते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आना ही आना है, फिर डिज़ाइन आना ही आना है, और फिर एग्जीक्यूशन आना ही आना है। अब कंसेप्शन किसे कहते हैं, कंसेप्शन में हमारा आता है आइडिया। जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका आइडिया किसी को आना चाहिए। अब वो आइडिया किसको आ सकता है, ओनर को आ सकता है, कोई फर्म है, कोई इंडिविजुअल है, उसको वो आइडिया आएगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। अब कंसेप्शन आने के लिए वो क्या क्या चीज़ें देखेगा पहले कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो मैं अब सोच रहा हूँ इसकी फिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद वो देखेगा कि इसकी फ्यूचर में क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी, फ्यूचर इंपॉर्टेंस क्या रहेगी इसकी, प्रेजेंट में क्या इंपॉर्टेंस है और फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। उसके बाद वो देखेगा कि इससे मुझे प्रॉफिट कितना होगा, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इससे मुझे प्रॉफिट या लॉस के क्या चांसेस हैं कि मेरा लॉस भी रहेगा इसमें। ये सब चीज़ें वो कंसीडर करके उसको कंसेप्चुलाइज करता है कि अच्छा मैं ऐसा नहीं, इसको ऐसा चेंज करके बनाता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये फाइनल कर देता है कि हाँ मुझे ये चीज़ बनानी है, कोई शॉपिंग मॉल बनाना है, उसके लिए वो सब कुछ देखेगा कि कहाँ साइट कहाँ मिलेगी मुझे, इसकी अवेलेबिलिटी, मटेरियल कहाँ मिलेगा, वो सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आएगा कंसेप्शन से बाद आएगा डिज़ाइन। डिज़ाइन करेगा हमारा, कंसेप्शन तो कोई भी कर सकता है, ओनर, इंजीनियर, ओनर और फर्म, इंडिविजुअल, ये कोई भी कर सकता है, ठीक है। डिज़ाइन वाला पार्ट है जब हमारा ओनर और फर्म ने हमारा कंसेप्चुलाइज कर दिया, आइडिया आ गया, तो उसके लिए डिज़ाइन करने के लिए किसको हायर करते हैं, वो इंजीनियर को या फिर आर्किटेक्ट को, ठीक है। फिर उसका काम होता है आगे साइट इन्वेस्टिगेशन करना, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी चेक करना, ठीक है। स्ट्राटा, नीचे स्ट्राटा क्या है हमारे पास, साइट कहाँ अवेलेबल है, मटेरियल कहाँ अवेलेबल है, ठीक है। साइट, मटेरियल, ये सब चीज़ें जो हैं किसके अंडर आती हैं, ये आती हैं डिज़ाइन के अंडर। अगर वहाँ पर मान लो ब्रिक्स बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं, तो हो सकता है हमें लोकली अवेलेबल मटेरियल वहाँ पर स्टोन हो तो हम स्टोन का यूज़ करें, वो अब इंजीनियर आर्किटेक्ट पर यूज़ करता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट जो आता है वो होता है हमारे पास एक्सिक्यूशन का। ये कौन करता है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर या फिर बिल्डर। इसका काम क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये काम करता है इंजीनियर के अंडर, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम करेगा। जो ओनर और इंजीनियर ने स्पेसिफिकेशन
एस्टैब्लिश कर दिए हैं एक बार, उसी के अकॉर्डिंगली इसको काम करके पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, सुपरविजन के लिए इसके ऊपर इंजीनियर रहता है, ओनर भी बीच बीच में आता है, चेक करता है, और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो ओनर, इसकी कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अगर काम नहीं हुआ तो इसको पेनल्टी पड़ सकती है। इसलिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम करना। मटेरियल जो भी स्पेसिफाई हुए हैं, जैसे भी डिज़ाइन स्पेसिफाई हुआ है उसी हिसाब से इसको काम करके देना पड़ेगा। तो जो स्टेशन की स्टेजेस हैं हमारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कौन कौन सी हुई? कंसेप्शन फर्स्ट स्टेज, जिसमें हम आइडिया लेते हैं, डिज़ाइन दूसरा स्टेज कि आइडिया लेने के बाद हम उसकी फिजिबिलिटी चेक करने के बाद उसको हम डिज़ाइन करते हैं, और एक्सिक्यूशन इसका लास्ट स्टेज है। तो ये 3 स्टेजेस हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की। कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसके 3 स्टेजों में ये खत्म होता है हमारा काम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, अब है हमारे पास कंस्ट्रक्शन टीम की। कंस्ट्रक्शन टीम में हमारा कौन कौन आता है? सबसे पहले आता है हमारे पास ओनर, फिर आता है इंजीनियर, और फिर आता है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। क्यों आता है? क्योंकि जैसे आपने पहले देखा कि स्टेज इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ओनर तो आना ही आना है, जिसने वो ओनर या फर्म या इंडिविजुअल जो भी है जिसने वो आइडिया डिज़ाइन किया है, आइडिया लाया अपने दिमाग में कि मुझे ये चीज़ बनानी है। ठीक है, उसके बाद इंजीनियर आना ही आना है, क्योंकि उसको उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना है किसी ने, आर्किटेक्ट या इंजीनियर ने। फिर उस एक्सिक्यूट करने के लिए बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो यही हमारी कंस्ट्रक्शन टीम में आता है। अब आप कहोगे कि लेबर भी आती है, तो वो लेबर जो है बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर आ गई, इसलिए इसमें बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर आ गया, क्योंकि इनके अंडर होती है वो लेबर। ठीक है, तो ये चीज़ समझा चुका हूँ ऑलरेडी मैं कि ओनर का क्या काम होता है, इंजीनियर का क्या काम होता है, और बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम होता है, क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सब चेक करना है हमने। और ये सेम रहेगा पीछे की तरह। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ओनर और इंजीनियर का क्या रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप क्या क्या है इनके, और रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर का क्या रिलेशनशिप होता है। ओनर और इंजीनियर का क्या होता है कि ओनर जो होता है वो हायर करता है, ओनर हायर्स करता है इंजीनियर को और उसको बताता है कि मुझे क्या चीज़ बनवानी है। ठीक है, वो सिर्फ अपना आइडिया बताता है, उस आइडिया को डिज़ाइन में कन्वर्ट करना जो इंजीनियर का काम होता है। इंजीनियर बता सकता है कि ये जो आइडिया आप सोच रहे हो ये बन भी पाएगा, फिजिबल भी है बनाना, कि रियलिटी में उसको ग्राउंड पे उतारना है, फिजिबल है या नहीं है। तो ये इंजीनियर का काम होता है। इंजीनियर उसको सजेशन दे सकता है, बाकी डिसीजन लेना ओनर का काम होता है। ठीक है, अगर कल को कोई काम ऐसा होता है जैसे इंजीनियर ने कोई मिस्टेक कर दी, ओनर उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता अनलेस कि वो प्रूव कर दे कि इंजीनियर की मिस्टेक से ये हुआ है। ठीक है, इंजीनियर को हायर तभी किया जाता है उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एक्सपीरियंस, स्किल्स के अकॉर्डिंगली। अगर वो पूरे अपने स्किल्स के साथ काम कर रहा है फिर भी कोई मिस्टेक होती है, इंजीनियर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अनलेस कि ओनर प्रूव कर दे कि ये इंजीनियर की मिस्टेक से काम हुआ है, गलत हुआ है जो काम, वो इंजीनियर की मिस्टेक से हुआ है। ठीक है, तो ये जनरली इसका रिलेशनशिप क्या है कि ओनर इंजीनियर से ऊपर होता है, वो उसको हायर करता है और उसको जो उसको सजेशन दे सकता है। इंजीनियर जो है वो उसको सजेशन दे सकता है आइडियाज़ चेंज करवाने में कि ये फिजिबल नहीं है, यहाँ पर हम मटेरियल चेंज कर देते हैं, यहाँ डिज़ाइन चेंज कर देते हैं, बट अल्टीमेट डिसीजन जो रहता है वो ओनर का ही रहता है। अब दूसरा है कि इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर का क्या रिलेशनशिप रहता है। इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कि इंजीनियर ऊपर होता है और कॉन्ट्रैक्टर उसके अंडर होता है। कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम कर रहा है उसकी स्ट्रिक्ट सुपरविजन के लिए कौन रहता है? इंजीनियर रहता है। वहाँ पर 24 घंटे वो अवेलेबल रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो ओनर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, उसको इंजीनियर से बात करनी है। इंजीनियर जो है वो डायरेक्टली बात ओनर से कर सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलता है, ओनर सबसे ऊपर, फिर इंजीनियर और फिर कॉन्ट्रैक्टर। ये इनकी एक चेन बनी हुई है, चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी यही रहता है इनका। ओनर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से भी बात नहीं करता है सीधे, वो सीधे इंजीनियर से बात करता है, इंजीनियर जो आगे कॉन्ट्रैक्टर से बात करता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने जो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम करना है, अगर उसको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो इंजीनियर को बताएगा कि मुझे इस मटेरियल में प्रॉब्लम आ रही है, आप मटेरियल चेंज करो। तो इंजीनियर उस मटेरियल, उस प्रॉब्लम को देखेगा, सोचेगा और बाद में ओनर को बताएगा कि ऐसे ऐसे मटेरियल की प्रॉब्लम आ रही है, हमने मटेरियल चेंज करना है। अगर ओनर कहता है कि नहीं हमने चेंज नहीं करना, यही करना है, तो इंजीनियर बता देगा कि इसकी ड्रॉबैक्स क्या रहेंगे। अगर आप ये मटेरियल लगाते हो तो ये मटेरियल टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो अब भी फाइनल डिसीजन मैंने कहा ओनर का ही रहता है। अगर ओनर कहता है लगाना है तो लगाना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा रिलेशनशिप किसके बीच में था? इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, कि इंजीनियर स्ट्रिक्ट सुपरविजन के लिए होता है कॉन्ट्रैक्टर की, और कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो इंजीनियर आके इंजीनियर को ही बताएगा। ठीक है, तो दोनों ने एक हार्मनी में काम करना होता है ताकि जो इकोनॉमी है प्रोजेक्ट की वो भी ना बढ़े और दोनों को इससे फ़ायदा हो। इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर अल्टीमेटली क्या है? हायर्ड हैं, इनको अपने पैसों से मतलब होता है। तो ये इस तरह से ही काम करते हैं कि दोनों की इकोनॉमी ठीक रहे, दोनों का जो रेपो भी बना रहे और एंड में जाके दोनों को प्रॉफिट भी मिले। ठीक है, तो उन्होंने सब चीज़ों को कंसीडर करके चलना है, इसलिए इन दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपस में।
इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम रिसोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब रिसोर्सेज क्या क्या हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में? 5M, आप इसको हमेशा ऐसे याद रखना, 5M। 5M कौन कौन से है? पहला M हो गया मनी, मटेरियल, मशीन, मैन पावर और मैनेजमेंट। ये 5M हमारे जो हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं चल सकती। कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है इन 5M के बिना नहीं चल सकती। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि मनी, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहले मनी ज़रूरी है। अगर मनी नहीं है तो हमारा काम कहाँ से स्टार्ट होगा? ना तो स्टार्ट होगा ना ही खत्म हो पाएगा अगर बीच में मनी रुक गई तो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास मटेरियल। मटेरियल की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है एटलीस्ट 40 to 60% के बीच में जो है वो मटेरियल कंजप्शन होती है हमारी, जो हमारा मनी है जो मटेरियल कंज्यूम करता है। इसलिए मटेरियल हमेशा एडवांस में होना चाहिए। अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है साइट पे तो हमारा काम फिर शेड्यूल के अकॉर्डिंगली नहीं चल पाएगा और वो ख़त्म नहीं होगा फिर टाइम से। इसलिए मटेरियल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है मशीन। मशीन चाहे आपकी सेमी ऑटोमेटिक हो चाहे ऑटोमेटिक हो, मशीन्स आजकल बहुत ज़रूरी हैं। आजकल तो ऑलमोस्ट सारा का सारा काम जो है वो मशीन के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मशीन है इसको हम इक्विपमेंट के नाम से भी जानते हैं, इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स भी जो है मशीन के अंडर ही आ गए। तो ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मैन पावर। मैन पावर जिसे आप कहते हो लेबर, चाहे वो स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड हो, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर आप मशीन की बात करें कि मशीन यूज़ कर रहे हैं तो मशीन भी कैसे यूज़ करेंगे? मशीन के लिए भी हमको मैन पावर की ज़रूरत रहेगी। मशीन चलाने के लिए भी किसकी? हमें इंसानों की ज़रूरत है। अब मशीन के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्किल्ड लेबर की। और जो सिंपल काम होंगे जैसे पानी देना, क्यूरिंग करना, पानी लाना, रेत साफ़ करना, ये सब करना, मोटार बनाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अनस्किल्ड लेबर को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर हमें बहुत ज़रूरी है इसके लिए, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। और जो लास्ट आता है वो है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल होता है जो क्या करते हैं, मान लो 2 3 4 5 बंदे हैं जो मैनेजमेंट में, जो क्या करते हैं? वेरियस एक्टिविटीज़ को और ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा करते हैं, वेरियस एक्टिविटी ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा करते हुए अचीव ए कॉमन गोल। ये मैनेजमेंट का काम है। तो अगर हमारा कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो मैनेजमेंट सबसे पहले उसमें क्या करेगा? कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ रही हैं उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को करने के लिए और कौन कौन से ग्रुप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएगा और उन लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाएगा। फिर जाके वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और वैसे ही टाइमली खत्म होगा। तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। आप याद रखिएगा 5M हमेशा याद रखना, मनी, मटेरियल, मशीन, मैन पावर और मैनेजमेंट। ये हमारे 5M है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो है हमारा, मैनेजमेंट आपको बता दिया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मैंने बता दिया आपको कि वेरियस ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ और ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा करना है कॉमन गोल करने के लिए। कॉमन गोल क्या रहेगा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हमारा? कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसके? फंक्शंस में आपको याद रखना है, एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ मैं, POSDCC। ठीक है, P फॉर प्लानिंग, O for organizing, S for staffing, D for directing, C for controlling, C for coordinating and last C for communicating। ये POSDCC आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये हमारे रहेंगे फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले आता है प्लानिंग पे। प्लानिंग क्या होता है? सबसे पहले अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए प्लान करना है कि वो कैसे स्टार्ट करना है, कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, कौन सी मशीनरी यूज़ होगी, कैसे, कहाँ होगा। ये सारा काम कहाँ होता है? ऑफिस में बैठ के। ठीक है, ये प्लानिंग का सारा काम कहाँ होता है? ऑफिस में बैठ के। ये कौन करता है? जो हमारे हाई लेवल पोस्ट पे जो बैठे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट का काम करना है तो चीफ इंजीनियर वगैरह वगैरह, AE वगैरह जो एक्सीएन है वो बैठ के उसको प्लान करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है तो हमें कहाँ करना है? उसको जाके साइट पे जाके। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है कि साइट पे जब हम बंदे रिक्रूट करते हैं तो आता है कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कैसे सबसे ऊपर कौन होगा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक तैयार होता है, सबसे ऊपर कौन सा बंदा रहेगा, SC रहेगा या एक्सीएन रहेगा। ठीक है, चीफ इंजीनियर रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा? AE रहेगा, फिर AE रहेगा, फिर उसके नीचे JE रहेगा। ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है, एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसका चार्ट तैयार किया जाता है
कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज रहेगा। जेई जो है अपने अपर लेवल पे जाके बात करेगा, एई उससे ऊपर बात करेगा। ऐसा नहीं है कि जेई उठ के चला गया सीधे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास। तो एक ऑर्गेनाइजिंग चार्ट तैयार होता है ऑर्गेनाइज तरीके से, और ये लेवल ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड होता है कि कौन कौन किस किस कहाँ पर जाके किसकी जो जुडिसेक्शन है वो किसके अंडर है और किसके अंडर कौन कौन से लोग काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टाफिंग। स्टाफिंग सिंपल है हमारा। स्टाफिंग मतलब कि रिक्रूट करना, राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को रिक्रूट करना, दैट इज स्टाफिंग। रिक्रूटिंग, ठीक है, दैट इज स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में क्या आ गया, जैसे आपको कोई वो चाहिए, प्लांट चलाने के लिए कोई बंदा चाहिए, प्लांट ऑपरेटर चाहिए, तो उसको प्लांट ऑपरेटर ही बुला के लाओगे ना, आप उसके लिए कारपेंटर तो हायर नहीं करोगे। तो दैट वो आ गया हमारा स्टाफिंग में। जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है वहाँ पर जूनियर इंजीनियर का जो काम है उसके लिए आप देखोगे कि क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली डिप्लोमा सिविल और जेई जो बीटेक सिविल बंदा है उसको हमने जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए लिखना है, तो दैट इज अंडर स्टाफिंग। ठीक है, उसके बाद आ गया डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या हो गया, डायरेक्शंस देना, हर एक बंदे को उसकी जॉब का रोल समझाना, दैट इज इट्स डायरेक्शन। उनको जॉब रोल, एक जॉब कॉपी प्रोवाइड की जाती है कि आपका ये जॉब रोल है, आपको ये काम करना है, आपको डे के स्टार्ट में ऐसा करना है, अटेंडेंस लगानी है, स्टार्ट में काम करना है, और डे के एंड में उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करके अपने सीनियर को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, वो आ गया हमारी डायरेक्शन देना। डायरेक्शन में क्या आ गया, ये सारा कुछ, जैसे जो सीनियर इंजीनियर है, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, वो एडब्ल्यू को डायरेक्ट करेगा, एडब्ल्यू एई को डायरेक्ट करेगा, और एई जो है वो जेई को डायरेक्ट करेगा। ऐसे स्टेप में चलती है। ठीक है, उसके बाद आ गया कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हमारा क्या आता है, कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी को कंट्रोल करना, कंट्रोल का मतलब है कि प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना। प्रोजेक्ट को किस वे में कंट्रोल करना है, इस वे में कि जो उसकी प्रोग्रेस हमने सेट की है, जैसे हमने सेट किया है कि हमारा 20 दिन के अंदर एक काम खत्म होना चाहिए, प्रोजेक्ट जो है हमारा 20 दिन के अंदर खत्म होना चाहिए, तो हमने उसको कंट्रोल ऐसे करना है कि वो 20 दिन से ज़्यादा ना हो पाए। उसका जो ईच डे का जो हमने काम डिसाइड किया है कि हर दिन 10 घंटे काम होना चाहिए और इतना काम निकलना चाहिए, तो वो जो प्रोजेक्ट का कंट्रोल इस तरह से रखना है कि रोज़ का 10 घंटे काम हो, चाहे उसके लिए हमने मटेरियल अरेंज करना पड़े, मैन अरेंज करने पड़े, कुछ भी अरेंज करना पड़े, हमने अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करके रखना है, ताकि एंड में हमारा नंबर ऑफ डेज इंक्रीज ना हो। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, हमें लेबर महंगी पड़ती चलेगी, हमें सैलरीज देना पड़ेगी, लोगों को मटेरियल डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो वो हमने जो दिन का जो हमने हिसाब किया हुआ है, जो हमने डेज डिसाइड किए हैं, उसके हिसाब से हमने अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना है। और कैसे करना है, डे बाय डे की प्रोग्रेस ऐड करते जाना है, और हमने जो प्लान किया है प्रोग्रेस की एक दिन में इतनी प्रोग्रेस आनी चाहिए, उसको हमने माइल चार्ट या जो गैंट चार्ट है, चार्ट में हमने शो करके के रोज़ चेक करते रहना, रेगुलर इंटरवल, चाहे रोज़ करिए, चाहे वीकली करिए, चाहे आप जो फोर्टनाइट करिए, तो वो चेक करना है, दैट इज़ कंट्रोलिंग। उसके बाद आ गया लास्ट, आ गया सेकंड लास्ट, आ गया कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में क्या आएगा, इट्स सिंपल कि जो वेरियस जो लोग हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एई, एडब्ल्यू, जो जेई वगैरह हैं, लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर है, इन सबका कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो ही हमारा जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली टाइमली कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होगा जल्दी। लास्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर लास्ट में कि जेई को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसको बोलेगा जाके, उसके पास कोई है नहीं, उसको ऊपर से एई नहीं बोल दिया कि आपको शाम को ये काम करवाना ही करवाना, लेकिन साइड पे मटेरियल ही नहीं है, तो जेई उसमें क्या करेगा, जेई को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट किसको करना है, अपने अपर सीनियर को, इमीडिएट सीनियर जो है उसको उसने कम्युनिकेट करना है कि यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर एई से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, अदरवाइज वो अपने सीनियर को बोलेगा, सीनियर अपने सीनियर को बोलेगा। इस तरह से कम्युनिकेशन चलती है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट में, बिना कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा घपला हो जाता है। मैंने साइड पे काम किया, मुझे पता है कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, तो कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। अब देखिए एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको इसका। एग्जाम में वो पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बहुत बार आ चुका है ये। ठीक है, तो इनमें से कोई और अलग से डाल देंगे, एक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये कुछ नहीं लिख देंगे वहां शेड्यूलिंग। ठीक है, 4 दिए होंगे उन्होंने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और एक दे दिया को शेड्यूलिंग। तो पूछेंगे इसमें से कौन सा फंक्शन जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये शेड्यूलिंग नहीं है। कैसे पता होगा शेड्यूलिंग नहीं है, क्यों, आपको याद रखना है, पॉस्ट डीसीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ये जो है ये पॉस्ट डीसीसी आपको याद रखना है। फिर आपको पता चलेगा कि शेड्यूलिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें मैंने जिस तरीके से समझाया है, अगर आप चाहते हो कि किसी और तरीके से, तो आप अपने सजेशन वगैरह मुझे भेज सकते हो, मेरे मैसेज बॉक्स खुला रहेगा। आप बोल सकते हो कि मुझे किस तरह से समझाया जाए, मैं उस तरह से भी तैयार हूँ समझाने के लिए। आपको कोशिश पूरी रहेगी हमारी कि आप लोग जो है ये जो अपकमिंग जेई का एग्ज़ाम है आप लोग उसको क्लियर कर पाओ अच्छे मार्क्स लेके, और हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम इससे बढ़ेगा और आप लोगों का भी फ़ायदा ही होगा।
तो ध्यान से पढ़िए इसको, कोई चीज़ नहीं समझ आती है आप कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा से समझा दूंगा उसको, ठीक है। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों को मिल जाएगा वो, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप बार बार देख सकते हैं, जितनी बार आप चाहें उतनी बार देख सकते हैं। इसके जो हार्ड कॉपी के नोट्स हैं वो आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे, आप इंस्टीट्यूट में बात कर लीजिए, ठीक है। मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा हैंड रिटन नोट्स, और वो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। ओके।